हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस करंट अफेयर के सेशन में। यहाँ पे दिया हुआ है आप किस तरीके से वेबसाइट पे जाके हिंदी और इंग्लिश में इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलो देखो पहला क्वेश्चन आज का। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क के बारे में दिया हुआ है। ये EVIN जो है ना अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था क्योंकि कोरोना हुआ, कोरोना के बाद में वैक्सीन की बहुत ज़रूरत पड़ी उस वजह से। ठीक है, पहला दिया है कि ये जो ईविन है ना, इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO दोनों ने मिलके चला रहे हैं इसको। ठीक है, ये चीज़ है। अब दूसरी क्या है कि इस ई वैक्सीन, ये जो नेटवर्क है ना ईविन, इसके थ्रू क्या करते हैं, जो भी वैक्सीन है, जैसे मतलब भारत के अंदर बहुत सारे वैक्सीन है उनको स्टोर किया जाता है, बहुत सारे उनका स्टॉक किया जाता है, तो उसको हम डिजिटली मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, कि कहाँ पे कितनी वैक्सीन का स्टॉक है, कम है, ज़्यादा है। और जहाँ पे वैक्सीन को हमने स्टोर किया हुआ है ना, जो कोल्ड चेन बनाई हुई है, उसका हम टेम्परेचर भी जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं। देखो वैक्सीन को स्टोर करने के लिए ना टेम्परेचर कम होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि हम उसको रूम टेम्परेचर पे रख देंगे। कई बार क्या होता है कि वैक्सीन का टेम्परेचर इतना कम करना पड़ता है, -30 डिग्री, -20 डिग्री, इस तरीके से। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब पहला स्टेटमेंट देखो जो गलत है। ये चीज़ बिल्कुल सही है कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर चला रहा है, लेकिन ये WHO के ऑर्गेनाइजेशन जो है ना उसके साथ मिलकर कोलैबोरेट नहीं करके बना रहे हैं। हम लोगों ने इसको कोलैबोरेट किया है UNDP यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस वाला डेवलपमेंट प्रोग्राम है। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वैक्सीन नेटवर्क के थ्रू क्या है कि हमारे भारत में जितने भी कोल्ड चेन बने हुए हैं, जितने भी स्टोरेज बने हुए हैं ना वैक्सीन के लिए, उन सबको हम डिजिटली मोबाइल के थ्रू मॉनिटर कर सकते हैं, उनका स्टॉक मॉनिटर कर सकते हैं, कितना रखा है, कितना टेम्परेचर चल रहा है, इस तरीके से। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो गया। आप यहाँ पे करेक्ट देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। बस WHO नहीं है, इसको UNDP के साथ हमने मिलाया हुआ है, और यहाँ पे भी आप थोड़ा सा देख के रखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी हेफा या HEFA। ठीक है, हेफा। अब देखो इसमें दिया है कि ये जो हेफा है ना, ये MHRD और बैंक ऑफ इंडिया स्टेट SBI का ज्वाइंट कोलैबोरेशन है। हालांकि अभी ये MHRD का नया जो नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है, शिक्षा मंत्रालय। इसमें बोला है कि MHRD और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में कोलैबोरेट करके बनाया गया है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि इस हेफा का जो काम है वो काम है कि हमारे देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D जो है वो इंक्रीज हो। इसके लिए जो हमारे प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है ना, जैसे IIM हो गया, IIT हो गया, एम्स हो गया, NITs हो गए, उनको फंडिंग वगैरह देना ताकि वो अपने लैब वगैरह इस्टेब्लिश कर सकें, वहाँ पे रिसर्च को प्रमोट कर सकें, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो देखो पहला स्टेटमेंट जो है ना हेफा के बारे में, ये गलत है। ये चीज़ बिल्कुल सही है कि इसमें ना MHRD शामिल है, बट सेकंड जो चीज़ है ना कि इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शामिल है, ये गलत है। इसमें ना कैनरा बैंक शामिल है। 90% शेयर जो है वो भारत सरकार का है और अप्रोक्सीमेट 10% जो शेयर है वो कैनरा बैंक के पास है। ठीक है, देखो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो भी हमारे प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है ना, वहाँ पे उनको फंडिंग देना ताकि उस फंडिंग को यूज़ करके वो अपने वहाँ पे लैब वगैरह स्टेब्लिश कर लें, कुछ साइंस में काम करें, इस तरीके से। ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हो डिटेल्ड इसकी एक्सप्लेनेशन। और साथ साथ में ये जब आया था उस समय की ये पिक्चर है। हालांकि अभी इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया है, बट ये इस राइट साइड में जो पिक्चर है इसको आप क्लियरली यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। हेफा जो है वो एक तरीके से नॉन प्रॉफिट कंपनी है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बनाई गई है, और इसको NBFC का दर्जा मिला है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग। ठीक है, और ये RBI के पास रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि बाराक जो न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट है ये कौन सी कंट्री में है। देखो ये जो बाराक है ना, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था रिसेंटली, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि UAE जो है ना, यूनाइटेड अरब अमीरात, उसने ये एस्टेब्लिश किया था। और इस न्यूक्लियर पावर प्लांट नाभिकीय जो ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, इसने क्रिटिकलिटी अचीव कर ली। मतलब इनको इनका जो भी यूरेनियम वगैरह था उसने क्रिटिकलिटी अचीव कर ली और इन्होंने बिजली वगैरह बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, रिसेंटली आपको एक चीज़ और ये भी याद होगी कि UAE ने अभी रिसेंटली मार्स के ऊपर जो है ना वो अपना भेजा है
न्यू होप भेजा है। न्यू होप जो उनका मिशन है वो उन्होंने अरब होप जो है वो भेजा है उन्होंने। पहली अरब कंट्री है जिसने स्पेस में अपना लॉन्च किया है, अरब होप। ठीक है, देखो बाराक जो भी है वो हमें पढ़ना है, लेकिन इसके साथ साथ जब भी आए ना वर्ल्ड का कोई भी क्वेश्चन आए तो हमें मैप रीडिंग करनी बहुत जरूरी है। देखो अब हमने देखा यहाँ पे यमन है, यमन भी बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, तो हमें पता होना चाहिए गल्फ ऑफ एडन कहाँ पे है, ये रेड सी लाल सागर कहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद में ये सऊदी अरेबिया, ये पर्शियन जो गल्फ है, पर्शियन खाड़ी, ओमान की खाड़ी, ठीक है, और यूनाइटेड अरब अमीरात। इस तरीके से हमें ये पता होना चाहिए कि मैप रीडिंग में। टेलीग्राम चैनल ओनली आईएएस का आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली आईएएस नथिंग एल्स के नाम से अगर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे अपना यूपीएससी है और अपने स्टेट के जो पीसीएस हैं उनसे रिलेटेड मटेरियल गाइडेंस आपको मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल ओनली आईएएस नथिंग एल्स के नाम से जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पायरोलाइसिस के बारे में दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पायरोलाइसिस के ऊपर 2019 के प्रीलिम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पायरोलाइसिस जो है वो क्या चीज है। ठीक है, 2019 का प्रीलिम्स में पूछा था पायरोलाइसिस क्या चीज है, तो थोड़ा हमें डिटेल में पता होना चाहिए ना कि पायरोलाइसिस क्या है। हालांकि ऐसा ये कोई टॉपिक नहीं आप सोचोगे कि बहुत हार्ड है, अगर आप इन्वायरमेंट की कोई भी बुक पढ़ोगे ना उसमें पायरोलाइसिस के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। पहला स्टेटमेंट दिया है कि इसमें क्या होता है, थर्मोकेमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है जो भी हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है ना, चाहे जो हम जो खाना खाते हैं जो बच गया है या बाकी जो वेस्टेज है, एनिमल का जो वेस्टेज हैं उस तरीके से, ठीक है, उनको हम केमिकली ट्रीट करते हैं इसमें। दूसरा इसमें दिया है कि जो मटेरियल है उसको हाई टेम्परेचर पे एक्सपोज करते हैं, मतलब उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम गर्म करते हैं। तीसरा बोला है कि इसमें क्या होता है कि ये पायरोलाइसिस जो है ना वो पहला स्टेप है, गैसिफिकेशन या जो कंबस्चन होता है ना उसके अंदर ये पहली स्टेप है। देखो अगर हम सेकंड स्टेटमेंट में जाएंगे ना तो हमें ये पता होना चाहिए कि पायरोलाइसिस के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है ना कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस होती है वो होती है इंसिनरेशन में। ठीक है, तो हमें यह पता होना चाहिए पायरोलाइसिस और इंसिनरेशन के बीच में डिफरेंस हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हुआ तो हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। ठीक है, अब पायरोलाइसिस में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक जो हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं ना उनको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, इस एक हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, और हमारा एम यही होता है कि लास्ट में कुछ फ्यूल वगैरह बना लें, कुछ ऑयल वगैरह बना लें, इस तरीके से। तो गैसिफिकेशन या कंबस्चन में पहला जो स्टेप होता है ना वो पायरोलाइसिस ही होता है। तो हमारा पहला और तीसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है कि पायरोलाइसिस में सबसे पहले जो बायोमास जो होता है ना, चाहे हमारा फूड का जो वेस्टेज हो, एनिमल वेस्टेज हो, उसको सुखाया जाता है, उसको ग्राइंड किया जाता है, उसको फिर एक रिएक्टर में डाला जाता है, गर्म किया जाता है, उससे फिर बायोचार बन जाता है, बायोचार के बाद में जो बचता है बायो ऑयल बन जाता है। मतलब एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं, हमारा जो 2019 के अंदर जो क्वेश्चन आया था ना उसमें ये क्लियरली मेंशन था पायरोलाइसिस क्या है, तो उसमें था W2E, ये तो मैंने शॉर्ट में लिखा है, यानी कि वेस्ट टू एनर्जी, जो हमारा वेस्ट है उससे हमें ऊर्जा बनानी है, एनर्जी बनानी है, इसलिए हमारा पायरोलाइसिस काम आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें दिया है ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग से दिया है कि ये पीएसएल के अंदर क्या होता है कि बैंक्स वगैरह क्या करते हैं, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, ये सब आता है ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर। दूसरा इसमें बोला है कि कौन कौन से सेक्टर पीएसएल के अंदर आएंगे, इनको आइडेंटिफाई फाइनेंस मिनिस्ट्री करता है। तीसरा बोला है कि रिसेंटली आरबीआई ने इस पीएसएल की लिमिट 40% से बढ़ा के 50% कर दी है, जो एएनबीसी होता है, एडजस्टेड नेट बैंकिंग क्रेडिट, उसको। ठीक है, देखो सेकंड स्टेटमेंट में हम जाते हैं तो कौन कौन से सेक्टर पीएसएल के अंदर आएंगे इसकी जिम्मेदारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास नहीं है, आरबीआई डिसाइड करता है कौन कौन से एरिया जो है पीएसएल के अंदर आएंगे। पहला और चौथा जो है हमारा ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। देखो इसमें क्या है ना कि जो एएनबीसी होता है, एडजस्टेड नेट बैंकिंग क्रेडिट होता है, उसका 40% जो है वो देना होता है प्रायोरिटी सेक्टर को। तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अब प्रायोरिटी सेक्टर में कौन से आते हैं, गरीब आदमी, किसान आदमी, माइनॉरिटी, बच्चों की शिक्षा, एजुकेशन, एमएसएमई। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि बैंक लोन जो है उसे बड़े बड़े आदमियों को दे, छोटे जो गरीब आदमी है या
जो वाकई में नीडी है उनको भी मिलना चाहिए। तो ये PSL की लिमिट है 40% है, एडजस्टेड नेट बैंकिंग क्रेडिट। हालांकि ये ANBC क्या होता है ये हमको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बैंकिंग वालों का काम है देखना क्या होता है, ठीक है। बट होता क्या है कि 40% की लिमिट रखी गई है, लेकिन फिर भी कई सारे बैंक हैं उनको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आजकल RBI ने नया तरीका निकाला है, PSL सर्टिफिकेट खरीदो और इस जिम्मेदारी से मुक्ति पाओ। आज हमारा जो सेशन होगा MCQs के थ्रू रिवीजन, उसमें जियोग्राफी है। और वीडियो के अंत होने से पहले आप कमेंट करके अपनी परफॉर्मेंस जरूर बताइए। ऑनलाइन से जुड़े रहने के लिए आप सभी